मैं राय साहब आपके पास आऊं से पहले मुझे एक चीज याद आ गई थी और कहीं किसी ने आज उसको कोट भी किया। यही हमारे मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के। गुजरात में गोधरा के दंगे हुए थे और उस समय ये चाहते थे कि चुनाव जल्दी हो जाए। मतलब प्रीपोन कराना चाहते थे, जिसको उस समय के तत्कालीन मतलब चुनाव आयोग जेम्स माइकल लिंगो, इसमें अगर हम लोग लिंगो साहब की इसलिए सब लोग याद रखते हैं, खास करके स्टूडेंट पॉलिटिक्स वाले, क्योंकि लिंगो कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, उसकी वजह से जो भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा है उसको लिंगो साहब की याद रहेगी। उस समय मोदी जी ने लिंगो के ऊपर जो चुनाव, एक ही चुनाव आयोग, उनके ऊपर इन्होंने हमला बोला था और इन्होंने उस समय कहा था कि ये शायद इटली से आए हैं और इनके क्रिश्चियन रिलीजन को इन्होंने टारगेट किया था। और वो सोनिया गांधी से रिश्ता जोड़ा था। 2001-2004 की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इसके लिए कहा था, उन्होंने कहा था ये ठीक नहीं है, इस तरह की संस्थाओं के उनके ऊपर नहीं लगाना चाहिए कोई आरोप। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है। पहले आरजेडी भी, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज गई हैं, एडीआर सबसे पहले गया था और आज जैसी खबर आई है कि बीजेपी के मामलों में, हाँ, उपाध्याय जी जो हैं, हाँ, अश्विनी उपाध्याय जी, जो टेक्निकली बीजेपी के नहीं है लेकिन उस राइट विंग की पॉलिसी और पॉलिटी को सपोर्ट करते हैं, वो गए हैं कि इसके फायदे क्या है ये कहने के लिए। मतलब वो उन्होंने भी एक प्याल दाखिल कर दी, कितना जरूरी है ये। मैं राय साहब इसलिए इस बात को उठा रहा हूं कि ये कल सुप्रीम कोर्ट में ये थोड़ा रीड करने वाली बात होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार के पास अब कोई रास्ता नहीं है। अब वो फिर से कोर्ट में मेरे हिसाब से इसकी खिलाफत बहुत नहीं करेगी, मेरी रीडिंग है, वो इसको अपहेल्ड करने देगी और बिहार में यथास्थिति कायम रखने की बात होगी। लेकिन आपसे मैं कानूनी रूप से इसमें क्या क्या चीजें हैं वो जरा आपसे समझ लो। देखिए, बिहार में आज जो कुछ दिखाई पड़ा है उसको समझिए कि चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार से बहुत ऊपर की राजनीति चली गई है। वहां पे पूरा देश बिहार के रंगमंच पर पूरा दिन टकटकी बांधे देख रहा था और उसको लग रहा था राहुल गांधी के भाषण के बाद और अन्य नेताओं के भाषण के बाद कि ज्ञानेश कुमार तो एक चूहा जिसको चूहेदानी में इन्होंने बंद कर दिया है। नीतीश कुमार तो एक मोहरा है जो पटना के किले में कैद है। निशाना राहुल गांधी का और तेजस्वी का, दीपांकर का, एमए बेबी का, सहनी साहब का, नरेंद्र मोदी पर है, जो इस देश के संविधान की जगह एक तानाशाही का एक मनुस्मृति इस देश पे थोपना चाह रहा है। तो बिहार अपने नेचर के हिसाब से एक नए बिहार बनाने की दिशा में आगे बढ़ गया और ये बहुत ड्रास्टिक चेंज है। इस पे थोड़ी सी नजर पड़नी चाहिए। बहुत सीनियर पैनलिस्ट आपके यहाँ बैठे हुए हैं कि 74 में भी बिहार ने एक बार अंगड़ाई ली थी, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी के बगल में कौन चल रहे थे? नानाजी देशमुख। और भाजपा पीछे से जो है लेजिटिमेट हो रही थी। भाजपा भारत की राजनीति में अछूत के स्थिति से निकलकर फ्रंट लाइन में खड़ी हो रही थी जयप्रकाश आंदोलन का सहारा लेकर। और यही लोग थे जो कर्पूरी ठाकुर साहब के सरकार को आगे चले गिराए आरक्षण के मुद्दे पर। आज का परिदृश्य क्या था? किस तरह से नए बिहार का सपना जो मध्य बिहार के किसान आंदोलनों के सिद्धांतों पर खड़ा हुआ दिख रहा था कि आज तेजस्वी के बगल में सबसे नजदीक दीपांकर भट्टाचार्य दिख रहे थे, राहुल गांधी के बगल में दीपांकर भट्टाचार्य दिख रहे थे, एमए बेबी दिख रहे थे, डी राजा दिख रहे थे, सानी दिख रहे थे, राजेश कुमार दिख रहे थे। ये कौन लोग हैं? ऐसा लग रहा था कि बिहार का जो सपना स्वामी सहजानंद ने देखा, बिहार का जो सपना कामरेड सरोज दत्त ने देखा, बिहार का जो सपना कर्पूरी ठाकुर ने देखा, उसको पूरा करने वाली ताकतें आज बिहार के रंगमंच में आ गई। इस आंदोलन की खूबसूरती देखिए, क्या बात है। मतलब ये लग ही नहीं रहा था कि ये चुनाव आयोग का एक अदना सा गुलाम है, उसके खिलाफ ये आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं।
60 साल, 70 साल, 80 साल के बूढ़े किसान अपने गाय भैंस को लेकर नेशनल हाईवे के छाती पे जाके बैठे हुए हैं। किसानों ने अपने सारे हल बैल लेकर सड़क को जाम कर दिया। गांधी सेतु पर राजद के लड़के जो है क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए। ट्रेन की पटरियों पर कोचिंग वाले लड़के क्लास लेने लगे। ये तो 74 के आंदोलन से भी बड़ा उत्साह इस बार बिहार में दिखाई पड़ा। तो बिहार ने जो बुनियाद डाली है उससे आत्मा कांप जाएगी नरेंद्र मोदी की। जिस तरह की एकता दिखाई है, महागठबंधन कहिए चाहे इंडिया अलायंस कहिए, ये वोटर के जरिए नागरिकता तलाशने का जो साजिश है माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, उसका तो पूरा सिराजा ध्वस्त हो गया। और ये सिर्फ वोट के अधिकार को वंचित करने के लिए का जो षड्यंत्र है, जिसपे सारे लोग कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ये राइट टू लैंड, कि जिस दिन आपकी नागरिकता गई उस दिन आपका मकान वापस ले लिया जाएगा, उस दिन आपकी जमीन वापस ले ली जाएगी। क्योंकि नागरिक होने के वजह से, भारत के नागरिक होने की वजह से आप इसके मालिक थे। उस दिन आपकी पेंशन वापस ले ली जाएगी। बूढ़ों को वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगा, विधवाओं को विधवा पेंशन नहीं मिलेगा, मनरेगा की मजदूरी नहीं मिलेगी। आज जब आप वोटर आई कार्ड की जांच हो रही है, तो आज लाखों मजदूर बिहार के इस बारिश में हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक में धान की रोपनी कर रहे हैं। वो रोपनी भी नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से बांग्लादेशियों के साथ हर शहर, बंगालियों के साथ हर शहर में हो रहा है कि बांग्लादेशी बताकर उनको थाना और लॉकअप में रखा जा रहा है, उस तरह से बिहार के लोगों की हालत कर देंगे। एक कानून बनाया था यूपीए सरकार ने, राइट टू फ्री एजुकेशन। उस कानून के तहत गरीब के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी। ये जिस दिन लागू हो जाएगा, ये जो ज्ञानेश कुमार के पीठ पे बंदूक रख कर रहे हैं, उस दिन बिहार के वैसे भी साक्षरता रेट बहुत कम है, बिहार के बच्चों को स्कूल में न पढ़ने का अधिकार मिलेगा, न उनको मिड डे मील मिलेगा। यूपीए 2 में एक कानून आया था, वनाधिकार कानून कहते हैं, उसके जलते आदिवासियों को और जो वनों में 3 पीढ़ी से रह रहे हैं, उनको वन के अंदर रहने के लिए जमीन और खेती के लिए जमीन प्राप्त हो रहे थे। जिस दिन यह कानून लागू हो जाएगा, उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उस दिन इस कानून के तहत उनके सारे अधिकारों, उनको उन सारे अधिकारों से वंचित किया जाएगा। आपके ही पैनल पर एक बहुत बिहार के ही एक बड़े युवा और बुद्धिजीवी साथी कह रहे थे कि गंगा के किनारों की जो जरखेज जमीनें हैं, उसको कब्जा करके अडानी, अंबानी और कॉर्पोरेट को देने के लिए ये एक्सटेंसिव सर्वे हो रहा है। योगेंद्र यादव जी तो कह रहे थे कि 2003 में जो लोग दोहरा रहे हैं एक्सटेंसिव सर्वे हुआ था, वो बिल्कुल नहीं हुआ था। 2003 में पहली बार कंप्यूटराइज्ड वोटर लिस्ट बना था। इसके लिए वोटर वेरिफिकेशन केवल किया गया था, और वोटर वेरिफिकेशन होना भी चाहिए और होता रहता है। जिला लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर होते हैं, वो अपने बीएलओ के जरिए ये सतत परीक्षण चलता रहता है, वोटर का एक्सक्लूजन इंक्लूजन चलता रहता है। कौन कहता है कि इस देश का जो नागरिक नहीं है, जो विदेश से भारत के धरती पर घुस गया, उसको वोटर राइट मिलना चाहिए? अगर कानून नहीं देता तो उसको नहीं मिलना चाहिए। तो उसके लिए तो आपके पास बहुत बड़ा तंत्र है, पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा उसके एम्प्लॉइज, ये सब चुनाव की प्रक्रिया में इनको लगाया जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो कानून को धता पता कर अध्यापकों को इस काम में लगा दिया जाता है, जबकि कानून कहता है कि शिक्षा के अलावा अध्यापक से कोई काम नहीं लिया जाएगा। तब भी वोटर लिस्ट बनाना, वेरिफिकेशन करना, बीएलओ की तरफ पर्ची बांटना, नाम निकालना, नाम करना, ये सब काम अध्यापकों से लिया जाता है। तो ये सर बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक कानून है। हमें तो, हम लोग तो सिर्फ इस निगाह से देख रहे हैं कि इससे वोटिंग राइट चली जाएगी, जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है वो कर्टेल हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक नागरिक होने के नाते जो भी सुविधाएं इस देश से मिल रही हैं, जो भी 50 तो स्कीमें, प्रधानमंत्री आवास से, शौचालय से लेकर सब कुछ से करोड़ों लोग वंचित हो जाएंगे। और चुनाव का गणित तो बहुत साफ है, वो तो बता दिया है राहुल गांधी ने कि 1 करोड़ मतदाता जो बढ़े हैं उसकी कोई सूची नहीं है, और वो उसमें से 40-45 लाख मतदाता हर राज्यों में घुमाए जा रहे हैं। जब यहाँ से 1.5-2 करोड़ निकालेंगे, और निकालेगा किसको? निकालेंगे मजदूरों को,
दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक वर्ग को, क्योंकि वो जानते हैं कि भाजपा का झंडा कभी उन्होंने उठाया नहीं। वो जानते हैं कि कांवड़ यात्रा में ये लोग कभी अपने कंधे पर पीठ, ये बिहार के लोग कम से कम नहीं है, यूपी में के लोग तो ले रहे थे, लेकिन अब इस बार वो भी कंधे से उतार दिए हैं। यार एक सजग, और आज वो चीज साबित कर दिया। मैं तो सलूट करूंगा तेजस्वी को, राहुल गांधी को और वामपंथी नेताओं को और अन्य पार्टियों के लोगों को कि उन्होंने आज पटना में जो जयप्रकाश जी नहीं कर पाए थे, जयप्रकाश जी ने दक्षिण पंथियों को आगे कर दिया था। आज क्रांतिकारी शक्तियों के साथ तेजस्वी ने एक नए बिहार का सपना देखा है, और मैं समझ रहा हूं कि बिहार इस बार हिंदुस्तान के केंद्र के सत्ता परिवर्तन के लिए एक आवाज बनेगा। जी जी।